हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। तो देखिए आप लोग यहां पर बीकानेर संभाग की लोक देवियां, बीकानेर संभाग के अंदर सबसे पहले अपने को यह ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी लोक देवियां आपके बीकानेर संभाग के अंदर आती है। तो देखिए आप यहां पर सबसे पहले बीकानेर संभाग के अंदर आने वाली मुख्यतः पहले तो 4 संभाग आप अलग कर लीजिए। सबसे पहला काम तो आपके 4 संभाग आप बिल्कुल अलग कर लो, जिसके अंदर सबसे पहला आपके क्या, अच्छा 4 जिले अलग कर लो, सॉरी संभाग। तो क्या करेंगे, सबसे पहला आपके आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर के बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो बगल में चूरू, चूरू के ठीक ऊपर आपके हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के साथ में आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ में आपके गंगानगर। तो ऐसे करके अपने पास में टोटल कितने 4 जिले आ जाते हैं, और इन चारों जिलों से मिलकर के आपके क्या बनता है, इन चारों जिलों से मिलकर के आपके बनता है बीकानेर संभाग, ठीक है ना। चलिए, और बीकानेर संभाग के अंदर अगर मैं बात करूं, भैया क्लास को शेयर नहीं कर रहे आप लोग, ये तो बड़ी गलत बात है ना। तो देखो बीकानेर के अंदर सबसे पहले लोक देवियां कौन कौन सी, द मोस्ट इंपोर्टेंट करणी माता, द मोस्ट इंपोर्टेंट करणी माता, जिनके बारे में अपने को विशेष कर पढ़ना है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाई दी है नागनेची माता, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है नागनेची माता। तीसरे नंबर पर ध्यान देना आप लोग, तीसरे नंबर पर आपके एक पढ़ाऊंगा अंता देवी। तो लो भैया आप लोग केवल और केवल इतना सा ध्यान रख लो, ये 3 देवियां आपको बीकानेर के अंदर पढ़नी है, ये 3 देवियां आपको बीकानेर के अंदर पढ़नी है। फिर चूरू के अंदर देखो आप लोग, एक तो काली माता, अरे चूरू के अंदर एक तो आपको काली माता, ऐसे ही चूरू के अंदर एक राय माता, और ऐसे ही चूरू के अंदर एक मनसा माता, चूरू के अंदर ही एक मनसा माता। लेकिन ध्यान रख लेना इस पूरे के पूरे डायग्राम में हमें करणी माता ही पढ़नी है केवल। और देखो इधर आ जाओ आप लोग, तो इधर आपको एक तो मिलेगी भद्रकाली माता, हनुमानगढ़ के अंदर एक तो आपको मिलेगी भद्रकाली माता, और भद्रकाली माता के अलावा, अरे भद्रकाली माता के अलावा एक आपको मिलेगी भैया कौन सी, तो ये ध्यान रख लेना ब्रह्माणी माता, डोंट कॉल ब्राह्मणी माता, ब्रह्माणी माता, ये ध्यान रखना ब्रह्माणी माता भी आपको देखने को मिलेगी। और गंगानगर के अंदर कुछ नहीं, गंगानगर के अंदर कुछ नहीं, तो ये ध्यान रख लेना। तो देखो इनके अंदर पढ़नी क्या है, इनके अंदर करणी माता पढ़नी है, नागनेची ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं, और एक अंता देवी, अंता देवी की तो यहीं पर देखो आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अंता देवी को क्या कहते हैं, ऊंटों की देवी। फटाफट से बताइए ऊंटों के देवता कौन है भाई, फटाफट से बताइए ऊंटों के देवता कौन है, कैन यू टेल मी अबाउट इट। फटाफट से बताइए ऊंटों के देवता कौन है, देखते हैं कौन उत्तर देता है। ऊंटों के देवता कौन, फटाफट से बताइए आप लोग। यहां पर ऐसे अपने को क्या है, सब कुछ पता रहना चाहिए। ऊंटों के देवता पापू जी, और ऊंटों की देवी आपके अंता देवी। लेकिन एक चीज और बताओगे क्या आप लोग, अरे एक चीज और बताओगे कि ये अंता नामक स्थान कहां पर है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंता नामक स्थान कहां पर है, हाँ जी बिल्कुल 12 के अंदर अंता नामक स्थान है। लेकिन अंता देवी का मंदिर कहां है, तो अंता देवी का मंदिर आपके बीकानेर के अंदर है, जिनको हम कहते हैं ऊंटों की देवी। बोलो क्या कहते हैं, ऊंटों की देवी। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट तो बनता है ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं भैया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बलराम मीणा जी नमस्कार। तो चलिए अपन चलते हैं सीधे बीकानेर के अंदर करणी माता की तरफ। चलिए तो बीकानेर के अंदर करणी माता के बारे में अपन बात करेंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट लोक देवी ऑफ राजस्थान। चलिए भैया तो हो जाइए तैयार।
तो देखिए यहां पर मैंने ले लिया आपके लिए करणी माता। 4 पार्ट के अंदर आपको करणी माता पढ़ाऊंगा मैं, ये अपना पार्ट नंबर 1 हो जाएगा लालो, तो ये ध्यान रख लेना। पार्ट नंबर 1 आपको पढ़ाऊंगा, तो अपने को टोटल 4 पार्ट के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करणी माता का जन्म अपने को ध्यान रखना है। जन्म के बाद में इन्होंने जो समाधि ली या मृत्यु भी अपन लिख सकते हैं, समाधि या मृत्यु, ये ध्यान रख लेना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, हाँ जी बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, तीसरा क्वेश्चन इनके पिता का क्या नाम था, ये भी अपने को याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में इनकी माता का क्या नाम था, ये भी अपने को याद होना चाहिए भैया। माता के बाद में ध्यान रखना इनके बचपन का क्या नाम था, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। इनके बचपन का नाम क्या था, ये भी अपने को याद होना चाहिए। इसके बाद में इनका जन्म स्थान, इसके बाद में इनका जन्म स्थान वो कहां पर होगा, ये भी अपने को याद होना चाहिए। और इसके बाद में इनके पति का क्या नाम था, वो भी अपने को याद होना चाहिए भैया। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टोटल अपने पास में ये 7 पॉइंट है, लेकिन 7 पॉइंटों से बातें बहुत सी बनने वाली हैं। क्या बात है, बिल्कुल सर वो क्लास बताओ। अंजी आप डाल दो ना, अभिषेक खांडल मेले एवं त्योहार, मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। हाँ जी सर, लोगो तो संत एवं संप्रदाय का लगा है। बिल्कुल विनोद जी, कल छोटा सा पॉइंट रह गया था, उसको कंप्लीट करा के संत एवं संप्रदाय पर आना ही है भैया, ठीक है ना। हाँ जी मासूम जाट, अच्छा हाँ कभी कभी ऐसा होता है मासूम जी, कभी कभी ऐसा होता है। वो कह रही है आज पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन क्या है कि पढ़ना पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है मासूम जी कि हमारा भी जैसे पढ़ाने का मन नहीं करता ना, लेकिन पढ़ाना होता है, कोई बात नहीं है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। चलिए तो देखो आप लोग यहाँ पर, वेरी गुड। तो देखिए आप सबसे पहले जन्म की बात करें तो जन्म आपके हुआ था 1387 ईस्वी में भैया। जन्म हुआ था 1387 ईस्वी, और उस समय आपके नवरात्र चल रहे थे, और आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी के अंदर। आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखो आप लोग यहाँ पर इधर ध्यान देना, समाधि या मृत्यु के बारे में बात करें तो करणी माता के बारे में ऐसा कहते हैं कि इनकी आयु रही है 150 वर्ष। 150 वर्ष इनकी आयु रही है। और आयु अगर 150 वर्ष रही है, सॉरी 151 वर्ष रही है, तो ध्यान रख लेना, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो जोड़ोगे तो आपके आ जाएगा 1538। बोलो क्या आ जाएगा, मतलब 1538 ईस्वी के अंदर और करणी माता की मृत्यु हुई, मतलब की समाधि हुई, ठीक है ना। सर जी जब तक आप पढ़ा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में कोई भी दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच भाई, ठीक है ना। और देखो आप लोग, मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु नवरात्रों में हुई थी, और ये हुई थी चैत्र वाले नवरात्रों में, राम नवमी के दिन, मतलब कि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन करणी माता ने समाधि लिया, मृत्यु। अपन ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक एक चीज को नोटिस करो भैया थोड़ा सा, ठीक है ना। एक एक चीज को नोटिस करना आप लोग, यहाँ पर सब कुछ याद होना चाहिए। देखो 1387 के अंदर तो आपके करणी माता का जन्म हुआ, 1387 ईस्वी में तो करणी माता का जन्म हुआ, और 151 वर्ष इनकी लाइफ रही, 151 वर्ष इनकी लाइफ रही, तो 1538 के अंदर इन्होंने समाधि ले ली। कितनी आसान बात है। फिर देखो आप लोग, पिता का नाम क्या था, अगर आपसे पूछे पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था, ध्यान रख लेना, मेहाजी चारण। बोलो क्या नाम था, इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण। मतलब कि ये चारण कुल में उत्पन्न हुई, और चारण कुल में भी कौन से गोत्र के अंदर, कीनिया गोत्र के अंदर। मेहाजी चारण या मेहाजी कीनिया, मतलब कि ये कीनिया गोत्र के अंदर उत्पन्न हुई, ठीक है ना। कीनिया गोत्र के अंदर उत्पन्न हुई, ये ध्यान रख लेना। तभी तो मैंने लिखा मेहाजी कीनिया भी कह सकते हो, मेहाजी चारण भी कह सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद में माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था देवल देवी। बोलो क्या नाम था, देवल देवी इनकी माता का नाम था। जबकि करणी माता के बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखना, करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धि बाई। कुछ किताबों में रिद्धू बाई भी लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भैया। रिद्धि बाई ये आपके करणी माता के बचपन का नाम था,
समझ गए बात को। फिर देखो आप लोग जन्म स्थान, तो करणी माता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके सुआप गांव, और ये सुआप गांव कहां पड़ता है रे, तो ये सुआप गांव आपके जोधपुर में पड़ता है भैया। मतलब कि जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर, जन्म हुआ था आपके जोधपुर के अंदर, लेकिन ध्यान रख लेना आप लोग ससुराल, अगर पति की बात करूं तो पति का नाम था देपाजी बिठू। अरे पति का क्या नाम था, तो इनके पति का नाम था आपके देपाजी बिठू। बोलो पति का नाम क्या हो जाएगा, तो पति का नाम था आपके देपाजी बिठू। और ये जो देपाजी बिठू हैं, ये जो देपाजी बिठू हैं, ये आपके कहां के हैं, ये साठी का गांव। और ये साठी का गांव कहां पड़ता है भैया, तो ये साठी का गांव आपके बीकानेर के अंदर पड़ता है भैया। ये जो साठी का गांव है ये आपके कहां पड़ता है, तो ये साठी का गांव आपके बीकानेर में पड़ता है। दिमाग में सेट करना। अरे वाह क्या बात है हंसराज गुर्जर, जोरदार। आप तो सब पता है, आप लोगों को एडवांस चलते हो आप, है ना, बहुत अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए। तो देपाजी बिठू, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, क्या हुआ भैया, हुआ कुछ ऐसा कि करणी माता तो भैया आध्यात्मिक जीवन जीने वाली, सांसारिक मोह माया से मुक्त महिला, चमत्कारिक महिला, ये ध्यान रख लेना, बिल्कुल चमत्कारिक लोक देवी के रूप में आज भी इनकी पूजा की जाती है। तो ये विवाह वगैरह इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इनको बिल्कुल सामाजिक जीवन जीना था, आध्यात्मिक जीवन जीना था, लोगों की सेवा करनी थी, ध्यान रखना, लोगों का नैतिक उत्थान करना था। तो इस वजह से करणी माता और ससुराल नहीं गई भैया, करणी माता ससुराल नहीं गई, और करणी माता ने ससुराल न जाकर के अब उनको लगा कि भाई अपने पति को भी धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है ना, अपने पति को भी धोखे में रखने का कोई सेंस नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये जो देपाजी बिठू हैं, इन देपाजी बिठू का क्या कर दिया भैया, पुनः विवाह कर दिया। देपाजी बिठू का पुनः विवाह कर दिया भैया। और देपाजी बिठू का पुनः विवाह किसके साथ में किया, तो देपाजी बिठू का जो पुनः विवाह किया वो किया गुलाब कंवर के साथ में। अरे किसके साथ में कर दिया, तो देपाजी बिठू का पुनः विवाह गुलाब कंवर के साथ में कर दिया। और ये गुलाब कंवर और कोई नहीं, ये करणी माता की बहन थी, अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ में इन्होंने देपाजी बिठू का विवाह कर दिया, ये ध्यान रख लेना। और देपाजी बिठू और गुलाब कंवर, इन दोनों के एक पुत्र ने जन्म लिया भैया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, इन दोनों के एक पुत्र ने जन्म लिया, और इन दोनों के जो पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम था लाखन। बोलो क्या नाम था, उस पुत्र का नाम था लाखन, याद रख लेना। इन दोनों के जो पुत्र ने जन्म लिया उस पुत्र का नाम लाखन था। और इस लाखन को करणी माता ने और क्या कर लिया, इस लाखन को करणी माता ने गोद ले लिया भैया। किसको गोद ले लिया, तो लाखन को करणी माता ने क्या कर दिया, तो लाखन को करणी माता ने गोद ले लिया। देखो आप यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बन गई, मतलब कि करणी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ और देपाजी बिठू का विवाह करवा दिया गया। जी आर जयपाल जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, करणी माता ने अपने पति देपाजी बिठू का पुनः विवाह और अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ कर दिया, जिनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये ध्यान रखना, जिसका नाम था लाखन, और लाखन को करणी माता ने गोद ले लिया, मतलब कि एक प्रकार से दत्तक पुत्र बना लिया। लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि ये जो लाखन था ना, ये जो लाखन था, ये लाखन भैया आपके कोलायत झील में गिरकर मारा गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो लाखन था इसकी मृत्यु कैसे हो गई, कोलायत झील में डूबकर मारा गया। कोलायत झील में ये गिरकर मारा गया, ये ध्यान रख लेना आप लोग। कोलायत झील के अंदर ये लाखन गिर करके मारा गया। और तभी तो आपको ध्यान होना चाहिए भैया, तभी तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई कि अपने एक मेला लगता है, और मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। बोलो मेला कब लगता है लाडलो, तो ये ध्यान रख लेना, मेला लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है, कोलायत झील मेला। अरे कौन सा झील, तो कोलायत झील मेला लगता है। कहां पर लगता है, बीकानेर के अंदर, क्योंकि कोलायत झील आपके कहां पर है, बीकानेर के अंदर। और इस कोलायत झील मेले में कौन भाग नहीं लेता, इस कोलायत झील मेले में कौन भाग नहीं लेता, तो इस कोलायत झील मेले के अंदर आपके चारण जाति भाग नहीं लेती है। कौन सी जाति रे भैया, तो ध्यान रख लेना, चारण जाति भाग नहीं लेती है भैया।
ऐसा कहा जाता है कि इस कोलायत झील मेले में चारण जाति भाग नहीं लेती है। डेट्स ऑल। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, दूसरा पार्ट बाकी है। तो बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से क्लियर करो भैया, ठीक है ना, कि 1387 के अंदर तो क्या होता है, जन्म होता है। ध्यान रखना 1387 51 151 जोड़ो तो जोड़ते ही 1538 आ जाएगी। तो जोड़ते ही 1538। पिता का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवल देवी भैया, बचपन का नाम रिद्धि बाई और जन्म स्थान ध्यान रखना सुहाप गांव जोधपुर। लेकिन पति कहां के हैं, साठी का गांव बीकानेर, जिनका नाम है देपाजी बेठू। नहीं चाहती थी कि भैया संसारिक बंधन में बंध जाए, इसलिए करणी माता ने अपने और पति देपाजी बेठू का पुनः विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ में कर दिया। और ध्यान रखना इनके जो पुत्र हुआ लाखन, उसको करणी माता ने गोद ले लिया, जो कि कोलायत झील में गिरकर मारा गया। इसीलिए चारण जाति कोलायत झील मेले में भाग नहीं लेती है। फटाफट से क्लियर कीजिए भैया, आप फटाफट से क्लियर कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तुरंत क्लियर करो एक बार आप, फिर आगे की बात करते हैं। फटाफट से क्लियर करो। हां जी, तो ये क्लियर हो गई आपके बात, यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं, पोर्शन करणी माता पार्ट 2, ठीक है ना। एक एक पॉइंट लेकर के चल रहे हैं भैया। अब अपन जो यहां पर बात करेंगे वो आ जाएंगी आपके सेकंड चार्ट बनेगा कौन सी माता का, सेकंड चार्ट बनेगा आपके करणी माता को लेकर के। ध्यान से सुनना एक एक बात को। अब भैया करणी माता जो है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना आप लोग। अब ये जो करणी माता है, इनके बारे में एक प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना, करणी माता को लेकर के एक प्रश्न बनता है भैया एग्जाम के अंदर। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग कि करणी माता जो है ये ससुराल नहीं गई, करणी माता जो है वापस अपने घर भी नहीं गई, तो फिर कहां चली गई? तो करणी माता ने इसके बाद में जो अपना प्रारंभिक निवास स्थान बनाया, करणी माता ने जो विवाह के बाद में अपना प्रारंभिक निवास बनाया, वो प्रारंभिक निवास किसको बनाया? तो ध्यान रखना वो प्रारंभिक निवास आपके एक स्थान है जिसको कहते हैं नेहड़ी जी, बीकानेर के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखना नेहड़ी जी। और ये जो नेहड़ी जी है ये आपके कहां पड़ता है? बीकानेर के अंदर। इस नेहड़ी जी नामक स्थान को इन्होंने अपना प्रारंभिक निवास बनाया। उसके बाद ये नेहड़ी जी नामक स्थान पर चली गई और इसी नेहड़ी जी नामक स्थान पर ये एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे, ध्यान रखना करणी माता क्या करती थी? एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे दही बिलौना किया करती थी भैया। क्या किया करती थी? तो ये खेजड़ी के पेड़ के नीचे दही बिलौना किया करती थी, ठीक है ना, दही बिलौना किया करती थी। तो यहां ध्यान रख लेना, दही बिलौना तो आप समझते ही हैं, अरे दही बिलौना तो आप समझते ही हैं, वो दही बिलते हैं ना अपन लोग, तो वो दही बिलौना जो छाछ, फिर उसमें से बढ़िया तुम फर्स्ट क्लास मक्खन निकालते हो है ना, और फिर रोटी पर रख करके बढ़िया आनंद लेते हो, ठीक है ना। और कई लोग तो उसको खिचड़ी विचड़ी में डालकर वही अपनी और देसी स्टाइल उठाया और सबड़का मारते हैं ना, तो हाँ वही अपनी वाली जोरदार स्टाइल में तुम लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसके बाद में देखो और क्या बात आती है, इसके बाद में ध्यान से सुनना। इसके बाद करणी माता ने एक कस्बा बसा दिया। कौन सा कस्बा बसाया? देशनौक। और ये देशनौक आपके कहां पड़ता है? बीकानेर। तो ये ध्यान रख लेना, देशनौक नामक कस्बा बसाया। तो देशनौक कस्बा बसाने वाली कौन हो जाएंगी? तो देशनौक कस्बा बसाने वाली भी आपके करणी माता हो जाएंगी भैया। देशनौक कस्बा किसने बसाया? ठीक है ना, अभी मक्खन ना मिल रहा सर, हाँ जी, झरडक मरडक झेरना वाली, बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल उर्मिला जी बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। चलिए तो इसके बाद में देखो आप लोग यहां पर, हाँ लूणी होगी, हाँ फिर देखो आप करणी माता के बारे में एक और बात कि ऐसा कहते हैं कि ये जो करणी माता हैं ये आपके जोधपुर के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था राव जोधा। इन राव जोधा की धर्म बहन थी, कुछ लोग बुआ बताते हैं, ध्यान रखना ये राव जोधा की क्या थी? धर्म बहन थी, ठीक है ना। और राव जोधा ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, राव जोधा ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम था मेहरानगढ़। बोलो क्या नाम था? मेहरानगढ़। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की, ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है भैया? ये मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर के अंदर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है।
चिड़िया टूक की पहाड़ी पर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी, सवाई सिंह राठौर जी कह रहे हैं जैकेट जोर है सर, है, थैंक यू सो मच। तो देखो आप लोग यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी किसने, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी आपके करणी माता ने। बोलो किसने रखी थी, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव आपके करणी माता ने रखी थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन पता है क्या आता है, मेरा क्वेश्चन ये आता है कि नींव रखी थी ना, तो बताओ देखें नींव में बलिदान देने वाला कौन था, नींव में बलिदान देने वाला कौन था, क्या कोई बता सकता है क्या। अरे नींव में बलिदान देने वाला कौन था, कोई बता सकता है क्या। देखते हैं किसका उत्तर आएगा। चलिए साहब, बिल्कुल पहले मसूरिया की पहाड़ी पर बनना था, फिर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना। वेरी गुड, क्या बात है, आंसर भी आने लग गए। पापा का लोयन राजिया और हंसराज जी ने दिया राजा राम। डोंट वरी, दोनों उत्तरों को अपन सही साबित कर देते। तो ध्यान रख लेना, ये आपके एनसीईआरटी में नाम क्या दिया गया है, राजिया भांबी। ध्यान रखना, क्या नाम दिया गया है, राजिया भांबी। भाभी नहीं है भैया, भांबी है। और इसी का नाम अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में क्या मिलेगा, राजा राम खेड़ला। कोई दिक्कत नहीं है भैया, राजा राम मेघवाल या राजा राम खेड़ला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि सबसे पहली बात राजिया भांबी या राजा राम खेड़ला, ये नींव के अंदर दफन हुआ था, तब जाकर के ये दुर्ग बना था। ऐसा कहा था कि अगर इसकी नींव में किसी ने बलिदान दे दिया ना, अगर इसकी नींव में किसी ने बलिदान दे दिया ना, तो ऐसा कहा गया कि ये दुर्ग हमेशा उनके पास में ही रहेगा जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है, नहीं तो चला जाएगा, नहीं तो चला ही जाएगा। बोले ध्यान रखना, उनके हाथ में नहीं रहेगा जिन्होंने निर्माण करवाया है। तो फिर नींव में बलिदान दिया राजा राम मेघवाल ने। किसने, राजा राम मेघवाल ने बलिदान दिया। आगे देखो आप, इसके बाद में फिर इसके बाद में राव जोधा का पुत्र राव बीका। राव बीका का एक भाई था, राव बीका का एक भाई था, ध्यान रखना, जिसका नाम था बीदा। बीदा ने एक नगर बसाया, आपको पता है, बीदासर चूरू। बीदासर चूरू बसाने वाला कौन, तो बीदासर चूरू बसाने वाला आपके बीदा। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, एक दिन राव बीका, राव बीदा और उनके चाचा जिनका नाम था काका कांधल, तीनों दरबार में बैठे भैया, पंचायती कर रहे। राव जोधा जी दरबार को संबोधित कर रहे, लगे पड़े तीनों पंचायती में। जैसे तुम लोग कभी कभी लगे रहते हो ना, ठीक है ना, तुम लोग कभी कभी लगे रहते हो ना पंचायती में, मैं इधर पढ़ाता रहता हूं, तुम्हारी पंचायती चलती रहती है, वैसे ही ध्यान रखना ये तीनों अपनी पंचायती में लगे रहे। राव जोधा को गुस्सा आ गया, राव जोधा ने ऐसे कह दिया कि काकार भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई नया दुर्ग बनवाएंगे, नया साम्राज्य बसाएंगे। तो ध्यान रख लेना, तभी राव बीका ने कहा कि ठीक है, बोले नया दुर्ग बनाएं कि नहीं बनाएं, नया साम्राज्य बसाएं कि नहीं बसाएं, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। अब अपमान कर दिया, बोले यहां नहीं रहेंगे, जा रहे हैं, बोले ठीक है ना। और राव बीकार, काका कांदल और बीदा तीनों वहां से निकल लिए। तो बोले जाएं तो जाएं कहां, ठीक है ना, जाएं तो जाएं कहां। तो सबसे पहले मुलाकात करी रिद्धि बाई से, करणी माता से मुलाकात करी। बोले करणी माता, बोले तू ही है, बोले आसरा, अब तू ही बता कठे हूं जाऊं मैं, तो बोले कटे हूं जाऊं। तो करणी माता ने कहा कि बोले कि उत्तर के लिए कह दिया कि उत्तर के अंदर ये जो जंगल प्रदेश है ना, जंगल प्रदेश, इसी को जंगल प्रदेश कहा गया, जंगल ही था ये, जंगल प्रदेश को अपभ्रंश कर दिया जंगल। तो ये जो उत्तर में है ना जंगल प्रदेश, इसमें चले जाओ बोले आप। तो चले गए वहां, और वहां जाकर के थोड़ा बहुत और युद्ध वुद्ध लड़ा भैया, ठीक है ना। वहां जाट रहते थे, उनके साथ में थोड़ा संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद में और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसने, तो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया आपके राव बीका ने। बोलो किसने, राव बीका ने। चलिए साहब, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि राव बीका ने किसके आशीर्वाद से, राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से। बोलो किसके आशीर्वाद से, राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से। राव बीका ने किसके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। और ध्यान रखना कौन से साम्राज्य की स्थापना कर डाली, बीकानेर साम्राज्य की स्थापना, या मैं यूं कह सकता हूं बीकानेर में राठौड़ साम्राज्य की स्थापना की। बोलो कौन से साम्राज्य की, बीकानेर में राठौड़ साम्राज्य की स्थापना की किसने, करणी माता ने। चलिए साहब, ये पार्ट 2 समाप्त हो गया भैया, पार्ट 2 भी समाप्त हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल, कोडम देसर को अपनी पहली राजधानी बनाया। वेरी गुड, क्या बात है भाई, ये हुई ना बात, अच्छे उत्तर तुरंत आ जाते हैं भैया। कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए भाई आगे बात करें। इसके बाद में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए करणी माता पार्ट 3 आगे बढ़ते हैं। तो आता है करणी माता पार्ट 3। अब पार्ट 3 के अंदर क्या क्या है वो भी आप देख लो भैया। एक एक पॉइंट आपको बता के चल रहा हूं। कुछ लोग पहले ही स्टार्टिंग में कह रहे थे सर आपने उपनाम छोड़ दिए। अरे छोड़ा कुछ नहीं रे, सब कुछ आपके अभी यहां पर आ जाएगा। लेकिन देखो समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कहां कुछ मिला है। ठीक है, समय से पहले राव बीकाने टेकरी लघु दुर्ग, बीका की टेकरी कहते हैं उसको, एक लघु दुर्ग स्थापित किया था। बिल्कुल, चलिए साहब, तो ध्यान रखना आप लोग यहां पर करणी माता के बारे में और क्या क्या बातें निकल करके आती है। तो देखो आप यहां पर सबसे पहली बात तो ये कि ये जो करणी माता है इनको अपन क्या कहेंगे, तो इनको कहा जाता है चारणों की आराध्य देवी। वैसे कुल देवी भी लिख देते हैं, कुछ परीक्षा के अंदर प्रश्न में कुल देवी पूछ लेता है, लेकिन देखो चारणों में भी अलग अलग गोत्र हैं और सबकी अलग अलग कुल देवी हैं भैया। इसलिए मैं पूरा परफेक्टली तो नहीं बोलूंगा कि सभी चारणों की, लेकिन हाँ मैक्सिमम इनको अपनी कुल देवी के रूप में मानते हैं। एक तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फटाफट से जिन्होंने, अरे क्या कमाल करते हो पांडे जी, कमाल कर रहे हो पांडे जी, न लाइक न शेयर, वाह भाई वाह, कतई गर्दा ही उड़ा रखा है आज तुम लोगों ने। चलिए साहब, हाँ जी, समय पर सारी चीजें आएंगी। फिर देखो इसके बाद में इन्हीं करणी माता को कहा जाता है आपके बीकानेर के राठौड़ों की। क्या कहते हैं भैया, तो इनको कहते हैं बीकानेर के राठौड़ों की। तो बीकानेर के राठौड़ों की क्या, अरे बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, क्योंकि कुलदेवी तो नागनेची माता है ना। अरे कुलदेवी तो नागनेची माता है ना, तो इनको अपन क्या कहेंगे, इनको अपन आराध्य देवी के रूप में मानेंगे। समझ गए बात को, हाँ जी, इनको आराध्य देवी के रूप में मानेंगे। फिर देखो आप लोग तीसरी बात, करणी माता को कहते हैं चूहों वाली देवी। महिला पर्यवेक्षक में तो यही पूछा था आपके, चूहों वाली देवी इनको कहा जाता है। और एक चीज फिर सुन लो रे, एक चीज फिर सुन लो, इनके मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं, जिनके दर्शन बड़े शुभ माने जाते हैं, उन सफेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, सफेद चूहों को काबा कहते हैं, ध्यान रख लेना। और काबा के दर्शन शुभ माने जाते हैं भैया, काबा के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तभी तो ध्यान रखना करणी माता को क्या कहते हैं, काबा वाली कर्नला। करणी माता को काबा वाली कर्नला कहते हैं, या फिर करणी माता को कर्नल किनियाणी भी कहा जाता है। कीनिया गोत्र में जन्म लिया था ना, तो कर्नल किनियाणी भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। फिर और सुनो इसके बाद में, ये जो आपके करणी माता है, ये जो आपके आजकल तो पता है कॉपी पेस्ट और चल रहा है, यहां से पढ़ो और कहीं पढ़ाओ, ठीक है ना। हाँ, सेम डिक्टो आपको कई जगह मिलेगा ऐसा। चलो तो देखो करणी माता को और अपन क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफी लंबी आयु जी, तो इनको डोकरी कहते हैं। किताबों में लिखा मिलेगा आपको डडी वाली डोकरी, तो इनको डोकरी शब्द से जाना जाता है, लंबी आयु जी। ऐसे ही इनको कहते हैं भैया अपने आवड़ माता का अवतार। मैंने आपको आवड़ माता पढ़ाई थी, आवड़ माता का अवतार। अगर कोई मुझे बता दे ना, अगर कोई मुझे बता दे आप में से कि करणी माता, अच्छा आवड़ माता का एक नाम बता दो आप लोग, मजा ही आ जाएगा भैया, फटाफट से बता दो आवड़ माता का एक नाम। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि करणी माता का स्वरूप किसको माना गया है, तो करणी माता का स्वरूप माना गया है सफेद चील को। बोलो किसको माना गया है, सफेद चील को करणी माता का स्वरूप माना गया है, जिसको कहते हैं समली। क्या कहते हैं भैया, समली के नाम से जानते हैं। चलिए साहब, तो देखो आप लोग यहां पर करणी माता, मैंने क्या कहा, आवड़ माता का अवतार। बोलो मैंने क्या कहा, आवड़ माता का अवतार कहा। भाई बात समझ में आई। और आवड़ माता का ही एक नाम है तेमड़े राय माता। आवड़ माता का ही एक नाम क्या है, तेमड़े राय माता। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, करणी माता किसकी पूजा किया करती थी, करणी माता खुद तेमड़े राय माता की पूजा किया करती थी। ध्यान रख लेना, करणी माता की आराध्य देवी थी तेमड़े राय माता। तेमड़े राय माता की पूजा किया करती थी। करणी माता किसकी पूजा करती थी, तेमड़े राय माता की पूजा। पार्ट नंबर 3 समाप्त, ठीक है ना। अभी भी पार्ट नंबर 3 देखो, मैं आपको कह रहा हूं ना, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, लो फटाफट से क्लियर करो। मैंने कहा ना करणी माता के बारे में बहुत गजब गजब की बातें मिलती है भैया।
पार्ट नंबर 4 आपके करणी माता को लेकर के। और अब अपन जो यहां पर बात करेंगे वो मंदिर को लेकर के बात करेंगे भैया। सारी बातें अपन ने कर ली, अब यहां पर जो मुद्दा निकल करके आता है वो आता है मंदिर। तो करणी माता के अंदर, करणी माता के जो मंदिर है, मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। बोले सर मंदिर को क्या कहते हैं भैया? मठ कहते हैं। और मठ के अंदर जो पुजारी है वो पुजारी कौन सी जाति के हैं? तो वो पुजारी आपके चारण जाति के हैं। मठ के अंदर जो पुजारी हैं वो पुजारी आपके कौन है? तो वो पुजारी आपके चारण है। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो भैया मंदिर पर प्रश्न बनाइए, मंदिर पर प्रश्न बनाइए। देखो आप लोग यहां पर मंदिर पर सबसे पहले इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, मंदिर का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? कोई बताएगा क्या भैया? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण किसने करवाया? तीसरा क्वेश्चन बनेगा भैया कि जो मंदिर है इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? चौथा क्वेश्चन बनेगा कि इस मंदिर के अंदर चांदी के किवाड़ किसने लगवाए? इस मंदिर के अंदर चांदी के किवाड़ किसने लगवाए? और इस मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर के अंदर मुख्य द्वार का निर्माण किसने करवाया? तो देखो आप लोग यहां पर इस मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण करवाया था उसके बारे में ऐसा कहा जाता है वो करवाया था आपके महाराजा कर्ण सिंह ने। महाराजा कर्ण सिंह ने इनके मंदिर का प्रारंभिक निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना आप लोग, महाराजा कर्ण सिंह ने इनके मंदिर का प्रारंभिक निर्माण करवाया था। आई बात समझ में? फिर पुनः निर्माण करवाया था आपके महाराजा सूरत सिंह ने। महाराजा सूरत सिंह ने निर्माण करवाया था। अंग्रेजों से संधि करने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? महाराजा सूरत सिंह। ध्यान रखना। फिर देखो आप लोग वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था महाराजा गंगा सिंह ने। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब लोक देवता पढ़ाए तभी। और ये तीनों के तीनों आपके कहां के हैं? तो ये तीनों के तीनों आपके बीकानेर के हैं भैया। ये तीनों आपके बीकानेर के हैं। मंदिर बनवाया था कर्ण सिंह जी ने, पुनः निर्माण सूरत सिंह जी ने, और महाराजा गंगा सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप। और एग्जाम के अंदर वर्तमान स्वरूप पूछता है, एग्जाम के अंदर वर्तमान स्वरूप पूछता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? ये अच्छे से याद रख लेना आप लोग। चांदी के किवाड़ लगवाए थे भैया महाराजा भक्तावर सिंह ने। याद करो इस बात को भी। चांदी के किवाड़ किसने लगवाए थे? तो चांदी के किवाड़ महाराजा भक्तावर सिंह ने लगवाए थे, जो कि आपके अलवर के थे। अलवर के महाराजा भक्तावर सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ लगवाए। ठीक है? और मुख्य द्वार का निर्माण करवाया था सेठ। सेठ का नाम था चांदमल डड्डा। चांदमल डड्डा ने। और ध्यान रख लेना यहां पर आपके मुख्य द्वार, ओ बड़ा सा द्वार देखते हैं ना, मुख्य द्वार, बड़ा सा दरवाजा अपन देखते हैं ना, उसकी बात कर रहा है भैया यहां पर। आई बात समझ में? जो बड़ा सा दरवाजा देखते हैं ना, उस मुख्य द्वार का निर्माण वो आपके सेठ चांदमल डड्डा ने करवाया था। बातें छोटी छोटी है, याद जरूर कर लेना। दूसरी बात सुनो, करणी माता के मंदिर के पास, ठीक है ना, इनके मंदिर के पास, इनके मंदिर के पास आपको देखने को मिलेगा, एक तो ध्यान रखना ग्वाले, और ग्वाले का नाम था दशरथ मेघवाल। ग्वाले का नाम था दशरथ मेघवाल। उस दशरथ मेघवाल का देवरा, अरे ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा कहां पर स्थापित है? तो ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा आपके देशनोक बीकानेर के अंदर स्थापित है। सारी बातें कर ली, ये तो बताया ही नहीं कि मंदिर कहां है। मंदिर देशनोक बीकानेर में है। मंदिर कहां है? तो मंदिर तो देशनोक बीकानेर के अंदर है। और ध्यान रखना इन्हीं के मंदिर के पास में ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा है। ठीक है? तो ध्यान रख लेना देशनोक बीकानेर। और करणी माता के मंदिर के पास में स्थापित है आपके करणी माता का पैनोरमा। याद रखना भैया, करणी माता का पैनोरमा, वहां उनके जीवन से चित्र लगे हुए हैं, जीवन से संबंधित चित्र लगे हुए हैं। एग्जाम के अंदर पूछ लेता है और हमें आता ही नहीं है कि करणी माता का पैनोरमा कहां है। तो करणी माता का पैनोरमा आपके ध्यान रख लेना, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। राहुल यादव बीकानेर, वेल डन। ठीक है ना? धन्यवाद। करणी माता का पैनोरमा आपके जस्ट करणी माता के मंदिर के जस्ट सामने आपके करणी माता का पैनोरमा है। हाँ, यहाँ धोले उंदरे रहते हैं, बिल्कुल लिखा दिया मैंने। ठीक है ना? हाँ। और देखो मंदिर के पास में
या मंदिर के पास में क्यों, ये जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार के पास सावन भादो नामक 2 बड़ी कढ़ाइयां रखी है भैया। सावन भादो नामक 2 बड़ी कढ़ाइयां, सावन भादो नामक 2 बड़ी कढ़ाइयां रखी हैं। करणी माता के मंदिर के मुख्य द्वार के पास सावन भादो नामक 2 बड़ी कढ़ाइयां रखी हैं। सावन भादो नामक 2 बड़ी कढ़ाइयां रखी हैं। तो सावन भादो नामक 2 बड़ी कढ़ाइयां कहां रखी हैं? करणी माता के मंदिर के पास। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और बातें भी करूंगा भैया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तुरंत, फिर और बातें अपन इसके अंदर करेंगे भाई। चलिए भाई, तो फटाफट से आ जाइए। अब आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, फटाफट से ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, तो देखो आप यहां पर बीकानेर संभाग के अंदर ही अपन ने एक सावन भादो नाम लिखा है भैया यहां पर, और सावन भादो से रिलेटेड कितनी बातें बनती है। वो गाना भी तो आता है, तेरे नैना सावन भादो, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, सावन भादो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि हमें बताओ रे सावन भादो कढ़ाइयां कहां है, फिर शुरू हो जाएगा धमाधम। सावन भादो नहर कहां है, सावन भादो जल परियोजना कहां है, सावन भादो जल परियोजना कहां है। फिर पूछेगा आप लोगों से कि सावन भादो महल कहां है। फिर आप लोगों से पूछेगा कि सावन भादो झरना कहां है। चलो झरना तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे पूछेगा सावन भादो मूर्तियां कहां हैं। फिर आपसे पूछेगा कि ये सावन भादो झील कहां है। फिर आपसे पूछेगा सावन भादो मेला कहां लगता है। फिर आपसे पूछेगा कि सावन भादो बगीचा कहां है। फिर आपसे पूछेगा कि सावन भादो झरना कहां है। लो भैया, सावन भादो और मामले इतने सारे भैया, सावन भादो और मामले आपके इतने सारे। चलिए साहब, बिल्कुल तो देखो आप लोग, सावन भादो कढ़ाइयां आपके देशनोक बीकानेर। सावन भादो कढ़ाइयां आपको कहां देखने को मिलेगी? तो सावन भादो कढ़ाइयां आपके देशनोक बीकानेर के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। सावन भादो कढ़ाइयां आपके देशनोक बीकानेर के अंदर देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, नहर और जल परियोजना एक ही बात है, और ये देखने को मिलेंगी कोटा। नहर और जल परियोजना एक ही बात है, कोटा के अंदर। महल पूछे तो डीग भरतपुर में। सावन भादो महल पूछे तो आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो डीग भरतपुर के अंदर आपको महल देखने को मिलेंगे। बोलो कहां देखने को मिलेंगे? डीग भरतपुर के अंदर। मूर्तियां पूछे तो ध्यान रखना अचलगढ़ दुर्ग के अंदर, अचलगढ़ सिरोही के अंदर आपको देखने को मिलेंगी क्या? मूर्तियां, ठीक है ना। कुंभा और कुंभा के पुत्र उदा की मूर्ति है, जिसको सावन भादो मूर्तियां कहते हैं। फिर देखो आप लोग, झील अगर देखने को मिलेंगी तो सावन भादो झील आपको देखने को मिलेंगी माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो सिरोही में आपको झील भी देखने को मिलेंगी। मेला लगता है सावन भादो मेला अलवर में लगता है। सावन भादो मेला अलवर में। बगीचे 2 जगह हैं भैया, बगीचे ध्यान रखना 2 जगह हैं। एक तो सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी में जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड की अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड घूम जाना, आपको मिल जाएगा सावन भादो बगीचा। सहेलियों की बाड़ी, और सहेलियों की बाड़ी कहां है भाई? उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। और ध्यान रख लेना, एक आपके रामनिवास बाग, रामनिवास बाग, और ये रामनिवास बाग कहां है? जयपुर में। कोई बता सकता है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये ध्यान रखना, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था आपके महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। डोंट कॉल महाराणा सांगा, महाराणा सांगा इज महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट। ये महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, ध्यान रख लेना, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। और एक आखिरी बात, झरना कहां पर है? तो झरना बूंदी और जोधपुर के अंदर है। सावन भादो झरना बूंदी और जोधपुर के अंदर है। बोले सर दोनों आ जाएं तो टिका देना बूंदी, क्या ही दिक्कत है? मेन तो बूंदी के अंदर ही है, ध्यान रखना। चलिए भाई फटाफट से क्लियर कीजिए। चारों तरफ सावन भादो, चारों तरफ क्या है? सावन भादो। देखो आप लोग
तुरंत याद करो इसको, एक एक पॉइंट को। सावन भादो कड़ाइयां देश नौक बीकानेर, सावन भादो नहर कोटा, सावन भादो जल परियोजना कोटा, सावन भादो महल डीग भरतपुर, क्योंकि डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। अरे डीग को क्या कहते हैं भैया, तो डीग को कहते हैं लाडलो जल महलों की नगरी। बोलो क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। किसको कहा जाता है, तो जल महलों की नगरी आपके डीग को ही तो कहते हैं। फिर आ जाओ, सावन भादो मूर्तियां अचलगढ़ सिरोही, सावन भादो झील आपके सिरोही में, और ध्यान रखना मेला कहां लगता है, अलवर में, और सावन भादो बगीचा एक तो सहेलियों की बाड़ी जो महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाई थी, और एक ध्यान रख लेना आप लोग रामनिवास बाग जयपुर के अंदर जो सवाई राम सिंह सेकंड ने बनवाया था, ठीक है। और झरना कहां है, बूंदी और जोधपुर के अंदर। स्क्रीनशॉट तो बनता है भैया, स्क्रीनशॉट तो बनता है, फटाफट से क्लियर करो, तुरंत क्लियर कीजिए यहां पर। तो ये बीकानेर के अंदर जो भी मेरे पास बातें थी वो भी आपके क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया, चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और लीजिए भैया। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।